चलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में कैपिटल गेन में हमने ये डिस्कस किया था कि दो कंडीशंस हो तो कैपिटल गेन आता है। एक कैपिटल एसेट होना चाहिए, दूसरा ट्रांसफ़र होना चाहिए। कैपिटल एसेट अपन ने वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी डिस्कस किए, ट्रांसफ़र की बात कर रहे थे अपन। तो ये मोड ऑफ ट्रांसफ़र की पूरी टेबल है आपके पास, कितने अलग अलग तरीके से ट्रांसफ़र काउंट होता है। तो पहला है सेल ऑफ एसेट। सेल करेंगे तो जितने में सेल करेंगे, सेलिंग प्राइस है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जब सेल करेंगे तब तक का इंडेक्सेशन और तभी टैक्स की लायबिलिटी आएगी। फिर है एक्सचेंज को भी ट्रांसफर मानते हैं, बदले में जो चीज़ें मिलती है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जब एक्सचेंज किया है वही इंडेक्सेशन और वही ट्रांसफर, वहीं तक लायबिलिटी आएगी। अगले वाले स्पेशल केसेस हो गए हमारे, मनी और असेट रिसीव्ड एज कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरर फॉर डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल असेट। मतलब हम यूँ कहेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल असेट एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। उस केसेस में इंश्योरेंस कंपनी से जो भी मिल रहा है, कैश हो कि काइंड हो, कैश है तो कैश ही है, काइंड है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, ये मेरे लिए क्या है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। डिस्ट्रॉय 1 साल में होता है, क्लेम बाद में मिलता है। तो जब क्लेम मिलेगा तब आएगी टैक्स की लायबिलिटी, जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल रहा है, ठीक है। और इंडेक्सेशन कहाँ तक होगा, डिस्ट्रक्शन तक, क्योंकि वही क्या है हमारा, डेट ऑफ ट्रांसफर। क्लियर। फिर अगला केस है हमारा कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। आपने अपने कैपिटल एसेट को पहले स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया और फिर बाद में वो सेल हो रहा है, ठीक है। तो डेट ऑफ कन्वर्जन भी डेट ऑफ ट्रांसफर मानी जाती है। जब तक ट्रांसफर होता है तब तक इंडेक्सेशन होता है, लेकिन टैक्स की लायबिलिटी कब आती है, जब वो एक्चुअली में सेल होती है। इधर अमाउंट वाइज समझना भी बहुत ज़रूरी है। हमने 10 लाख में कोई एसेट खरीदी थी, जब उसको कन्वर्ट करी तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 25 लाख। इंपॉर्टेंट है इसमें कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। आपको 2 वैल्यू दी गई होगी, एक फेयर वैल्यू और एक एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, फेयर वैल्यू। तो 10 लाख से 25 लाख तक का जो डिफरेंस है वो है कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म है तो 10 लाख का इंडेक्सेशन करेंगे, जो हमारे एग्जाम्पल में 10 से कितना हो रहा था, 18। तो 25 में से 18 माइनस करेंगे, 7 लाख का क्या आ रहा था, कैपिटल गेन। अब 25 लाख तक आप टैक्स दे चुके हो, तो ये माना जाएगा कि आपके बिजनेस ने ये चीज़ कितने में खरीदी, 25 में। 25 की चीज़ कितने में बिक रही है, 30 में। तो 5 लाख का बिजनेस एंड प्रोफेशन का गेन। क्लियर है, सबको समझ में आ रही है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय वे ऑफ कैपिटल इनटू फॉर्म और एओपी और बीओआई बाय पार्टनर और मेंबर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इन शॉर्ट, ट्रांसफर ऑफ एसेट एज अ कैपिटल। पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ कैपिटल आपने ट्रांसफर करा है, तो वो जो आपने अपना असेट, इंडिविजुअल का असेट पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पे कर दिया, तो वो भी ट्रांसफर है। असेट किसके पास से गया, इंडिविजुअल के पास से, तो कैपिटल गेन किसके ऊपर आएगा, इंडिविजुअल के ऊपर। जब उसने नाम पे किया है उस दिन ट्रांसफर, वहीं तक इंडेक्सेशन, और उसी ईयर में क्या आएगी, टैक्स की लायबिलिटी आएगी। वैल्यू कौन सी देनी है, वापस से 2 वैल्यू आएगी, एक फेयर मार्केट वैल्यू आएगी और एक एग्रीड वैल्यू आएगी। तो इसको बोलते हैं एग्रीड बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं, और बेटर टर्म बुक वैल्यू। बेटर टर्म क्या है, बुक वैल्यू। ऊपर वाले में फेयर मार्केट वैल्यू और इधर क्या लिया अपन ने, बुक वैल्यू, ठीक है। टैक्स कौन देगा, पार्टनर जो एडमिशन ले रहा है, और टैक्स उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो उसको मिलेगा नहीं और बाद में भी मिलने वाला नहीं है, तो आज के आज ही अपनी जेब से देगा। ये भी कल के वीडियो में था हमारा, समझ में आ गया था आपको सबको। नेक्स्ट, अगला केस रिवर्स, कि अब पार्टनरशिप फॉर्म अपने एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो उस केस में क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू। जब असेट पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा था तब क्या ले रहे थे, एग्रीड वैल्यू, है ना, बुक वैल्यू। और जब असेट फॉर्म से बाहर जा रहा है तब क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू। इस बार असेट किसके पास से जा रहा है, फॉर्म के पास, तो टैक्स कौन पे करेगा, फॉर्म। डेट ऑफ डिसोल्यूशन ही क्या मानी जाएगी, डेट ऑफ ट्रांसफर, और वहीं तक इंडेक्सेशन होगा और वहीं की टैक्स की लायबिलिटी आएगी। समझ में आया। मीन्स अगर देखें सर, इंडेक्सेशन और टैक्सेबिलिटी, इन दोनों में डिफरेंस कहाँ कहाँ आ रहा है। एक तो डिस्ट्रक्शन ऑफ असेट में आ रहा है, इंश्योरेंस क्लेम में आ रहा है, ठीक है। एक कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट में आ रहा है। बस अभी इन दो, बाकी तीनों में तो आया ही नहीं। मतलब इंडिविजुअल पार्टनरशिप में दे तब भी नहीं आ रहा, पार्टनरशिप फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करे तब भी नहीं आ रहा। फिर एक हमने पढ़ा कंपल्सरी एक्विजिशन, है ना, उसमें भी डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि सरकार किसी एक ईयर में कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है और कंपनसेशन देने में लेट कर देती है। तो टैक्स की लायबिलिटी जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा तब। इंडेक्सेशन जब कंपल्सरी एक्वायर हुआ था, क्योंकि वही ट्रांसफर है, तब तक। क्लियर है। इस केस में यहां तक अपन ने एंड किया था, और मैंने कहा था कि बेटा इसमें केसबाजी बहुत होती है, तो इनहेंस्ड कंपनसेशन और रिड्यूस कंपनसेशन वाला केस आता है। तो थोड़ा सा अपन एग्जाम्पल के रूप में चलते हैं, और ये कहानी थोड़ी सी लंबी चलेगी।
लेकिन ये कहानी हमारे बहुत काम की है, क्योंकि क्वेश्चंस में जो भी आपको पैराग्राफ दिया जाएगा वो कहानी के रूप में ही दिया जाएगा कि उसके पास एक ज़मीन थी जो बाप दादा ने इस रेट पे खरीदी थी, फिर सरकार ने उसको कंपलसरी एक्वायर कर लिया। सरकार ने कंपलसरी एक्वायर किया तो पहले तो अनाउंस कर दिया कि 50 लाख रुपए देंगे, उस 50 लाख में से इस साल में 10 लाख रुपए दिए, अगले साल में 20 लाख रुपए दिए, फिर 30 लाख रुपये, फिर 20 लाख और दिए, फिर पर उसको ये 50 लाख से वो खुश नहीं था तो उसने केस कर दिया। केस कर दिया तो केस का जो डिसीजन आया उसके फेवर में आया। जज साहब ने 50 लाख को इंक्रीज करके 60 लाख कर दिया, तो 100 एंड 100 ईयर में वो केस जीत गया। केस जीत गया तो सरकार को उनको 10 लाख रुपए और देने पड़े, तो पर्टिकुलर ईयर में उसको 10 लाख रुपए और दे तो दिए, पर सरकार ने उसके खिलाफ अपील कर दी हायर कोर्ट में। हायर कोर्ट में अपील करने के बाद उसको जो 50 के बदले में 60 किए थे ना, अब जो डिसीजन आया वो उसके अगेंस्ट में आया। अब 60 के बदले में उसकी वैल्यू कितनी कर दी गई, 55 कर दी गई, तो इसको 5 लाख रुपए वापस से सरकार को लौटाने पड़े। तो ये कहानी आएगी, इस कहानी को अपन धीरे धीरे सीखते हैं। बहुत सिंपल है। पहले चले कि भाई मैंने एसेट खरीदा, कितने का खरीदा, मानते हैं हमारा स्टैंडर्ड एग्जांपल 10 लाख, ठीक है। इंडेक्सेशन करूंगा, कहां तक पहुंचाऊंगा, 18 लाख, ठीक है। 100 एंड 100 ईयर में, कोई सा भी ईयर मान लो, 100 एंड 100 ईयर में ये कंपलसरी एक्वायर हो गया। गवर्नमेंट की किसी प्रोजेक्ट के आड़े आ गया, गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया। अब नॉलेज, गवर्नमेंट जब कंपलसरी एक्वायर करती है तो बदले में 2 चीज़ों का ऑफर देती है, या तो आप हमसे पैसे ले लो, या फिर आप दूर दराज कोई ज़मीन पकड़ा देती है कि इतने डेवलपमेंट की इतनी इतनी आप क्या ले लो, ज़मीन ले लो, आपकी मर्जी। अब मुझे उनसे कुछ भी मिले, अगर पैसा मिल रहा है तो पैसा तो मिल ही रहा है, पैसा नहीं मिल रहा, मैंने ज़मीन ले लिया है, ज़मीन के साथ साथ थोड़ा पैसा भी ले लिया है, तो जो ज़मीन मिल रही है, जो असेट मिल रहा है, उसकी क्या ले लूँगा मैं, फेयर मार्केट वैल्यू। बिकॉज ये क्या है, एक्सचेंज हुआ ना, मेरी चीज़ गई और बदले में दूसरी चीज़ आ गई, तो जो दूसरी चीज़ आई उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। सब साथ हैं यहाँ पे, ठीक है। पर सरकार की कागजी कार्रवाई में, क्योंकि ये ज़मीन आपकी थी, उनको खुद को आपको ये प्रूफ करना पड़ जाएगा, सारे पेपर डॉक्यूमेंट सब कुछ कंप्लीट करने पड़ जाएंगे, तो इसमें कंपनसेशन मिलते मिलते क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। तो ये तो है एक्विजिशन, यहाँ तो किया उन्होंने एक्वायर, और यहाँ पे किया उन्होंने पेमेंट। अब जो उन्होंने पेमेंट किया, पेमेंट की शर्त क्या है, हो सकता है वो इंस्टॉलमेंट में दे, तो हमारे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी कब आएगी, जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड होगी तब। मैं तो मानता हूँ सारी एक बार में ही रिसीव होगी, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल थोड़ा लंबा लेके चल रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 10 से कितना होगा, 18 तक, ठीक है। कितना कंपनसेशन डिसाइड हुआ था, 50 लाख, और वो मिला कब मुझे, यहाँ पे, तो 50 लाख टैक्सेबल कब होगा, यहाँ पे। फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन 50 लाख। अब इसमें से माइनस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस। तो ट्रांसफर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, सरकार ने कंपलसरी एक्वायर करी, मैंने बहुत कोशिश करी कि नहीं जाए मेरा मकान है यार, कैसे जाने दे, तो मैंने बहुत कोशिश करी कि नहीं जाए, पर मैं हार गया। मैंने इवन केस भी किया, मैं केस भी हार गया। तो ये जितने भी केसबाजी के खर्चे होते हैं ना, ये भी किस में काउंट हो जाते हैं, ट्रांसफर एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में आपको लीगल एक्सपेंसेस के नाम पे आएगा ये, ठीक है। तो ये ट्रांसफर एक्सपेंसेस में माइनस करेंगे, जो बचेगा उसमें से इंडेक्सेशन करके माइनस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा तो उसका जो रूल है वो एज इट इज रहेगा। डन। अब चलते हैं अपन रिड्यूस्ड कंपनसेशन और इनहेंस्ड कंपनसेशन में। सर इन्होंने 50 लाख रुपए तो दे दिए, पर मैं तो इसके 50 लाख से खुश था ही नहीं, मेरे हिसाब से तो वैल्यू 1 करोड़ ही बनती थी। तो जैसे ही उन्होंने 50 लाख रुपए डिसाइड किया ना, तब से मैंने तो सरकार के खिलाफ केस कर रखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। केस चल रहा था। मीनवाइल उनका 50 लाख का पेमेंट पूरा आ गया, और थोड़े साल बाद, मतलब ये मान लो अगर ये ईयर 1 है तो ईयर 3 में तो पेमेंट आया था, और ईयर 4 में क्या आ गया, डिसीजन आ गया कि मेरा जो कंपनसेशन है वो 50 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो इन्होंने 10 क्या कर दिए, जज साहब ने प्लस कर दिया, और मुझे कितने मिलने चाहिए, 60। तो 50 तो वो ऑलरेडी दे चुके थे ना, अब मुझे बैलेंस 10 और मिल गए। अब जिस दिन ये बैलेंस 10 मिले, उस दिन ये भी क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल। मतलब ये कब टैक्सेबल हो जाएंगे, ईयर 4 में। मेरा असेट जा चुका है ईयर 1 में, अमाउंट अभी तक क्या हो रहा है, टैक्सेबल। अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन में समझने वाली चीज है कि जब मैंने 50 लाख रुपए टैक्सेबल करे, तो उसमें से मैंने पूरी इंडेक्स कॉस्ट तो माइनस कर दी ना। 18 लाख तो मैंने पूरे ही माइनस किए, कुछ छोड़ के रखा था क्या उसमें से, कि 18 में से 16 ही माइनस करते हैं, अभी तो 10 लाख की उम्मीद है और आएंगे, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो जो भी मेरी कॉस्ट थी वो पूरी माइनस कर दी, जो भी मेरी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट थी वो भी मैंने पूरी माइनस कर दी।
तो अब माइनस करने के लिए बचा ही क्या, कुछ भी नहीं बचा। मैं तो ऑलरेडी 50 लाख में से सिर्फ 18 ही माइनस कर रहा था, 32 का तो टैक्स मैं ऑलरेडी दे ही चुका हूं, 32 की इनकम तो मैं मान ही चुका हूं। अब जो 10 आ रहे हैं वो तो है ही एडिशनल, इनहैंस कंपनसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिस साल में मिलेंगे उस साल में पूरा पूरा टैक्सेबल, क्योंकि सारी कॉस्ट पहले ही ओरिजिनल कंपनसेशन में से क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है। समझे कि नहीं? इसमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा, लेकिन इस वाले केस पे जो खर्चा हुआ है, इस साले केस पे जो खर्चा हुआ है वो पूरा माइनस होगा। किस में से? 10 लाख में से एज अ ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ठीक है, मान लो 1 लाख रुपया तो केसबाजी में ही लग गया, तो वो 1 लाख रुपए क्या है, मेरा ट्रांसफर एक्सपेंस। ठीक है, वो ट्रांसफर एक्सपेंसेस में माइनस कर दूंगा, बाकी के 9 लाख रुपए क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल। क्लियर? ये थी आम जिंदगी, सिंपल वाली जिंदगी। अब चलते हैं मेंटोस, जिसके ऊपर क्वेश्चन तो देते ही नहीं है। अब क्या हुआ, अब यार फिर लेटर ईयर्स में सरकार को मिर्ची लगी, उनको मिर्ची लगी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं जीता था, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील कर दी। हाई कोर्ट में अपील आई तो वो मेरे अगेंस्ट में आ गया डिसीजन। मेरे अगेंस्ट में आया तो उन्होंने कहा नहीं 5 माइनस करो, इसमें से 55 ही मिलने चाहिए। अब सर वो सरकार तो मुझे पूरे 60 दे चुकी थी ना, तो अब मुझे ये 5 सरकार को लौटाने पड़े। तो वो तो मैंने जेब से निकाल के 5 लाख रुपए उनको दे दिए, क्योंकि जो आया है वो तो आया, डिसीजन में कुछ कर नहीं सकता। हाँ, अपील करना चाहूँ तो अपील कर दूंगा, तो वापस से जो अपील करूंगा उसमें 2 डिसीजन ही आएंगे, या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। बढ़ने वाला ट्रीटमेंट अपन ने सीख ही लिया, कम होने वाला सीख रहे हैं। अब मैंने 5 लाख रुपए किसको दिए, सरकार को, मतलब नगर निगम को या यूआईटी को, दोनों में से किसी को। मैंने 5 लाख लौटा दिया। मैं किसके पास गया, इनकम टैक्स वाले के पास। ओ भाई साहब, मैंने आपको 9 लाख रुपए पे टैक्स दे दिया है, जबकि मेरे उसमें 9 लाख में से मैंने 5 लाख रुपए लौटा ही दी, तो लाओ 5 लाख का टैक्स वापस करो। हाँ, इवन मैं तो ये कहूंगा इसमें भी तो खर्चा हुआ, हाई कोर्ट का वकील करना पड़ा, बार बार हाई कोर्ट जाना पड़ा जयपुर, तो बहुत टाइम लग गया, बहुत पैसा लग गया। तो फिर मेरे पूरे 2 लाख रुपए इसमें भी लग गए, तो 1 लाख तो वो लगे ही थे, 2 लाख और लग गए, 3 लाख रुपए लग गए सेटलमेंट होते होते। और अब तो मेरे में हिम्मत भी नहीं है कि भैया मैं सुप्रीम कोर्ट में केस करूं, तो जो आ रहे हैं वो भी जाएंगे, वो केसबाजी में खर्चा बहुत ज्यादा लग रहा है ना। तो अब सरकार कह रही है रिवाइज्ड कैलकुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अब सरकार क्या कहेगी, रिवाइज्ड कैलकुलेशन कर। तेरा कौन सा वाला डिसीजन रिवर्स हुआ, इनहेंस्ड वाला डिसीजन रिवर्स हुआ ना। तूने इनहेंस का कैलकुलेशन किसके हिसाब से कर रखा, 10 के हिसाब से, उसमें से माइनस कितना कर रखा था, 1, तो 10 में से 1 माइनस करके 9 लाख रुपए टैक्सेबल पे टैक्स दे रखा था। अब तो एक काम कर, तूने 10 में से 5 तो लौटा ही दिया ना, तो अब रिवाइज कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि सर मेरी तो अब फुल वैल्यू कंसिडर कितनी रह गई, सिर्फ 5 ही रह गई। 10 में से 5 लौटा दी, कितने रह गए, 5। और अब मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया, 3 लाख। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केस में 1 लाख, हाई कोर्ट के केस में 2 लाख। तो इसमें से अब मैं ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितना माइनस कर दूंगा, 3 लाख। नेट सेल कंसीडरेशन कितना निकलेगा मेरा, 2 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो मैं पहले ही माइनस कर चुका हूँ, कुछ भी नहीं होगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, 2 लाख रुपीज टैक्सेबल। अब इस पूरी कहानी में आपको जो याद रखना है वो क्या है कि अगर इनहेंस्ड कंपनसेशन मिलता है तो न्यू कैलकुलेशन, और अगर रिड्यूस्ड कंपनसेशन आता है तो रिवाइज कैलकुलेशन। हो सकता है मैं केस यही हार जाता और उल्टे जज साहब 50 को 40 ही कर देते, तो यहां पे भी फिर क्या होता, रिवाइज कैलकुलेशन कि सर मैंने 50 के हिसाब से टैक्स दे दिया, अब मुझे 40 के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ट्रांसफर एक्सपेंसेस, इस केस का मिला के जो भी खर्चा हुआ, पहले वाला खर्चा और इस केस का खर्चा मिला के जो खर्चा हुआ माइनस करूंगा, और इसी में से 40 में से ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स करके क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। मींस अभी तक जो भी पढ़ा ये कंपलसरी एक्विजिशन में, इसमें सिर्फ 2 वर्ड याद रखना है कि इनहेंस कंपनसेशन है तो न्यू कैलकुलेशन, इनहेंस कंपनसेशन है तो जिसका पुराने से कोई नाता ही नहीं है, और रिड्यूस कंपनसेशन है तो रिवाइज कैलकुलेशन। रिवाइज कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, आर फॉर रिड्यूस्ड, आर फॉर रिवाइज। रिवाइज वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इनहेंस्ड वाले तो आते ही आते हैं, और वो बहुत सिंपल भी होते हैं। जिस साल में मिल रहा है उस साल में क्या हो रहा है, वो टैक्सेबल हो रहा है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, क्लियर। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हम एक टॉपिक, इसी से रिलेटेड
अदर सोर्सेज के चैप्टर में पढ़ेंगे कि सर कमीनों ने मेरा घर एक्वायर किया ईयर 1 में, पैसे दे रहे हैं ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 में, तो पैसों पे क्या लगता है ना, ब्याज लगता है। कौन देगा? गवर्नमेंट देगी आपको ब्याज। तो कंपनसेशन 50 लाख था, 50 लाख के साथ साथ आपको 2-2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी मिल गया। तो 50 लाख तो कंपनसेशन है, वो तो असेट के बदले में मिल रहा है, वो कहाँ आएगा? कैपिटल गेन में। और जो 2,50,000 वो इंटरेस्ट का है, वो कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज में। कहाँ जाएगा? और वहां हम ये रूल पढ़ेंगे, आप याद रख सको तो याद रख लेना, वहां हम ये रूल पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट पे कोई एक्चुअल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है, वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50%। क्या मिलता है? 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन। जैसे अगर मैं ये कहूं, मान लो सर मेरा ये कोर्ट केस बहुत लंबा चला, समझना ढंग से, मेरा ये कोर्ट केस बहुत लंबा चला, बहुत बरसों बाद डिसीजन आया कि 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, और उस 10 लाख रुपए जो इतने साल लग गए ना, उस पे 5 लाख का तो ब्याज बन गया। तो मेरे को टोटल कितना मिल गया? 15 लाख रुपए मिल गया मेरे को। और इस 10 साल के जो केसबाजी हुई उसमें मेरा खर्चा कितना हो गया? 1.5 लाख। कितना हो गया? अब ये मैं कोई रूल नहीं बता रहा हूँ, ये मैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या होता है, जो असेसिंग ऑफिसर भी करेक्ट मानता है। वो यूँ कहता है कि आपका जो 1.5 लाख का खर्चा हुआ वो टोटल 15 पे हुआ, तो एनहांस कंपनसेशन कितना? 10 लाख, इंटरेस्ट कितना? 5 लाख। तो आप इस 1.5 लाख को भी प्रोपोर्शनेट कर लो कि 1.5 लाख का जो खर्चा है वो 1 लाख तो किसके लिए? 10 लाख के लिए। 50,000 किसके लिए? 5 लाख के लिए। क्लियर? कैपिटल गेन के रूल क्या है कि जो भी खर्चा है वो ट्रांसफर एक्सपेंस के तौर पे क्या हो जाएगा? माइनस। 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, 9 लाख रुपए आपके ऊपर कैपिटल गेन में टैक्सेबल। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है कितना परसेंट? 20%। बताया था ना मैंने आपको। हाँ, तो 9 लाख का 20%, 1,80,000 तो ये टैक्स देना पड़ेगा आपको। क्लियर? और अब आप 5 लाख का ट्रीटमेंट सुनो जो अदर सोर्सेज में आएगा, सेम टू सेम जो अभी पढ़ा रहा हूं। 5 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट है। इस इंटरेस्ट के लिए सरकार ने फिर से एक उपहार दे रखा है आपको। हाउस प्रॉपर्टी में दे रहे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, यहां पे कितना दे रहे हैं? 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन, पर एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस नहीं करने देंगे। अब 50,000 माइनस नहीं होंगे, 5 लाख में से 2.5 लाख सलंग माफ, 2.5 लाख रुपए टैक्सेबल। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? अगर आप इंटरेस्ट वाले ट्रीटमेंट को भूल भी जाओ तो भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं है। आप कैपिटल गेन के ट्रीटमेंट को याद रखोगे, और कैपिटल गेन के ट्रीटमेंट में क्या याद रखोगे कि अगर 1.5 लाख का खर्चा हुआ है तो पूरा माइनस नहीं करना है, प्रोपोर्शनेट करके माइनस करना है, क्योंकि जितना हमें इनहैंस कंपनसेशन के अगेंस्ट में खर्चा हुआ है वही हमें क्या करना है? माइनस करना है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? अब पूछो डाउट भाई। सर जो ये आपने कहा 2 लाख आया, तो अपन 2 लाख रुपए तो गेन आया। हाँ, तो ये 5-10 लाख तो अपन वो टैक्स दे चुके, 10 लाख का टैक्स दे चुके थे। हाँ, तो उसके बाद 2 लाख आया, 2 लाख पे नहीं, देखो क्वेश्चन कितना सही पूछ रहा है ये सर। ये रिवाइज कैलकुलेशन हुआ ना, तो रिवाइज कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली मैं क्या कर चुका था? 10 लाख में से 1 लाख रुपए माइनस करके 9 लाख पे टैक्स दे चुका था। तो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 1,80,000 रुपये जमा करा चुका था। मैंने रिवाइज कैलकुलेशन किया तो मेरा तो टैक्सेबल इनकम 2 लाख ही आ रही है। 2 लाख पे 20% मतलब 40,000 रुपये ही होता है। मैं तो 1,80,000 जमा करा चुका हूँ। तो अब 1,80,000 रुपये इनकम टैक्स, सॉरी 1,40,000 रुपये इनकम टैक्स वाले ब्याज के साथ आपको क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। वो ये भी ब्याज देंगे। सरकार ना ब्याज छोड़ती है, मतलब सरकार के लिए तो एक दिन भी ब्याज का होता है भाई, वो देगी भी सही और लेगी भी सही। ठीक है? और कोई डाउट? ये क्लियर है? ये रिफंड वाला प्रोसेस क्लियर है आपको? मतलब 10 से उन्होंने 5 कर दिए तो मुझे मेरी जेब से 5 लाख तो यूआईटी वालों को देने पड़े, और मैंने उनको हिसाब बताया इनकम टैक्स वालों को कि देखो मैं 1,80 टैक्स दे चुका हूँ, अब तो 2 लाख पे कितना बनता है? 40 ही बनता है। 1,80 में से 40 रख लो, बाकी का 1,40 आप मुझे दे दो। ठीक है? और कोई डाउट? बोल भाई, क्या पूछ रहे हैं? समझ रहे हैं? ये जो अपने पहली बार केस करा और 40 लाख हो गए अपनी वो हाउस की वैल्यू और गिर गई, तो अपन 50 लाख लेंगे, 10 लाख लेंगे, सबसे पहली वैल्यू 40। बोल तो रहा हूँ रिवाइज करेंगे तो 40 लेंगे ना। रिवाइज, हाँ 40 में से वापस सब माइनस करेंगे। फिर हमने क्या करा? 50 पे पूरा कैलकुलेशन कर लिया, टैक्स दे दिया, तो ये है टैक्स ए। फिर मैं 40 के हिसाब से पूरा रिवाइज कैलकुलेशन करूंगा,
ये बनता है, ये क्या है, टैक्स बी। मैं तो ए दे चुका हूँ, बनता तो बी है, तो डिफरेंस वो लोग मेरे को रिफंड कर देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट अपने को पैसे देगी कि वो पहले ही काट लेगी ना टैक्स? नहीं, ऐसा रूल नहीं है। गवर्नमेंट अपन को देगी क्यों? गवर्नमेंट का भैया अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग विभाग है। हो गया, हम हमारा काम कर रहे हैं, तुम तुम्हारा काम करो। अगर टीडीएस का कोई प्रोविजन एप्लीकेबल होता होगा तो टीडीएस डिडक्ट करेगी, पर ऐसा नहीं है कि तुम्हारा 180 का टैक्स बनता है तो 180 तो हमारे भाई के है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, हम उसको दे देंगे, बाकी के पैसे तुम्हें दे देंगे। नहीं नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, भाई मेरे को तो मेरे पूरे पैसे चाहिए। डिपेंड हो सकता है मेरी इनकम इतनी हो ही नहीं, तुम गाय से डिडक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े अपन। ठीक है, तो वो 50 से 60 वाले में जो 10 लाख आए थे उस पर 1 लाख रुपए वो उसके लगे थे, कोर्ट के चले गए, 1 लाख रुपए आपने वहाँ पे माइनस कर दिए थे, और फिर वापस से जब नेक्स्ट जजमेंट आई थी 55 लाख वाली, 5 लाख का आपको रिटर्न करने थे, तो उसमें आप 2 लाख रुपए ले रहे थे वाले जो न्यू कोर्ट के थे, तो वो 1 लाख पुराने कोर्ट वाले भी ले रहे थे, जब आपने उसमें 10 लाख में से माइनस कर लिया था। यार कैसे नहीं लेंगे यार, रिवाइज कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, 10 पे टैक्स दे चुका हूँ, टैक्स ए मेरा तो 5 पे ही बनता है, टैक्स बी तो 5, अब मेरे पास तो 5 ही बचे ना, जो बचे उसी पे तो टैक्स दे रहा हूँ, और इस 5 को भी अपने पास रखने के लिए 3 लाख का खर्चा हुआ ना टोटल। 1 लाख पहले हुआ, 2 लाख अभी हुआ। समझ रहा है रिवाइज का मतलब? समझ रहा है रिवाइज का मतलब ये है कि पुराना वाला गलत है, नया वाला क्या है, सही है। तो पुरानी वाली कोई सी भी इंफॉर्मेशन मतलब की नहीं है, जो बोल रहा हूँ वही सही है, ये रिवाइज का मतलब होता है। तो 1 लाख वो भी लगे थे, 2 लाख ये भी लगे, टोटल 3 लग गए ना, अब तो 3 माइनस कर रहा हूँ मैं। तो थोड़ा तसल्ली से ठंडे दिमाग से सोचना, समझ में आ जाएगा सबको। कैपिटल गेन अगर लॉन्ग टर्म है तो फ्लैट 20%, और शॉर्ट टर्म है तो स्लैब लगता है। ये अपन टैक्सेशन वाले चैप्टर में एंड में सीखेंगे कि कैपिटल गेन में अभी मैं बहुत सारे ऐसे ऐसे कैपिटल गेन पढ़ाने वाला हूँ जिसमें 20% से भी कम, 10% ही लगता है, किसी किसी में 15% भी लगता है। तो अलग अलग असेट को बेचने पे एक अलग अलग कैपिटल गेन आता है, वो हम पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे। यहाँ पे ये क्लियर है सबको? इंटरेस्ट रेट अभी मतलब का नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ये जो रिफंड वाला कैलकुलेशन है ना, ये आपके सीए फाइनल में आता है। ठीक है, तो अभी इंटरेस्ट रेट पे मत घुसो आप, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है उसकी। बेटा समझ में सबको आया क्या? कोई ऐसा जिसको नहीं आया हो तो मैं दूसरा कोई एग्जांपल लूं, सबको समझ में आ गया? ओके, अब है ना जो डिफिकल्ट टॉपिक थे ना हमारे, वो निकल गए हैं। अब सिंपल चीजें ही है, बस आपको अब ये है कि ओ ऐसा भी होता है क्या, अच्छा ऐसा क्यों होता है, ऐसा, बस वही वाली बात है। बाकी होता कैसे है ये बहुत सिंपल है। अगला वाला है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये हो गया कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया, कैश और असेट रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी बिकॉज योर शेयर्स, अब ये मैंने एग्जांपल में लिख रखा है, बिकॉज योर शेयर्स आर गोइंग एंड यू आर गेटिंग असेट एज अ कंसिडरेशन ऑफ शेयर्स दैट वे टैक्सेबल टू शेयर होल्डर्स। मीन्स यहां तक नहीं पढ़े अभी अपन, ये आपके फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए है कि जब मैं नहीं हूं, डाउट क्रिएट हो तो ये रीड करना है। कैश और असेट रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी हो रही है लिक्विडेट, बंद। अब कंपनी बंद हो रही है तो जो भी बचा, लिक्विडेशन का प्रोसेस याद है आप लोगों को? कभी सुना पढ़ा, कभी क्वेश्चन किया है कोई? क्वेश्चन तो अब आएंगे आपके, लिक्विडेशन का चैप्टर तो अब आएगा। लिक्विडेशन में क्या होगा, आज मेरी कंपनी है, मैं बंद कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, सारे असेट्स बेचूंगा, पैसा इकट्ठा करूंगा और उन पैसों से अपनी लाइबिलिटीज पे करूंगा। लाइबिलिटीज में सबसे पहले लाइबिलिटी पे करूंगा गवर्नमेंट की, फिर उसके बाद पे करूंगा मेरे एम्प्लॉइज कर्मचारियों की, फिर मैं पे करूंगा जो मैं गुड्स के अगेंस्ट में लेके आया हूं क्रेडिटर्स के बाद पे करूंगा मैं जो लोन्स लेके आया हूं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, फिर मैं पे करूंगा डिबेंचर होल्डर्स को, फिर मैं पे करूंगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अच्छा, यहां तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तक, यहां तक जिसका जितना बनता था उतना ही पे करूंगा, यही है, पता है आपको ये बात? जिसका जितना बनता था वही पे करूंगा, एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करूंगा। और अब जो बचा वो सब किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो जो भी बचा सब बांट दूंगा, कम तो कम, ज्यादा तो ज्यादा। अब क्या हुआ कि मैं हूं कंपनी, आप हो मेरे शेयर होल्डर्स, कंपनी हो गई है लिक्विडेट, ठीक है, और आपको जो भी पैसा हमारे पास बचा वो प्रोपोर्शनेटली आपके शेयर्स के अगेंस्ट में मिल रहा है, ठीक है। मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपकी तो कंपनी बंद हो गई और जो भी मिल रहा है उसके ऊपर भी क्या आ रहा है, कैपिटल गेन आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है, सर क्यों, असेट तो कंपनी का जा रहा है,
कैपिटल गेन हमारे ऊपर क्यों आ रहा है? जो असेट कंपनी का जा रहा है उस पर कंपनी भी कैपिटल गेन देगी। एग्जाम्पल मानो मेरी जो कंपनी है उसके लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी जो भी थे मैंने सब मार्केट में बेच डाले, सब मार्केट में बेच डाले, तो मेरे को भी कैपिटल गेन देना पड़ेगा। 1 करोड़ की चीज 4 करोड़ में बिकी तो 3 करोड़ में जो कैपिटल गेन है वो मैं भी दूंगा। देने के बाद जो पैसा बचा वो आप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, उस पर आप क्यों टैक्स दे रहे हो? क्योंकि अब आपकी कंपनी हो गई बंद और आपके पास उस कंपनी के थे शेयर्स, जो शेयर्स भी क्या है, असेट है, ठीक है, और आपके पास से वो असेट गया, असेट गया और आपको क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। तो ये तो ट्रांसफर ही हुआ ना। डिस्ट्रक्शन में भी तो यही हो रहा था, एसेट जा रहा था इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहे थे, अब यहाँ शेयर्स जा रहे हैं, कंपनी वाइंड अप हो रही है, आपको शेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब आपको जो पैसा मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आपने वो जमाने भर पहले वो शेयर्स जितने में खरीदे थे उसका इंडेक्सेशन करके आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। रूल्स एंड रेगुलेशन तो बिल्कुल वही का वही है सर, जो मिल रहा है वही क्या है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जो एक्चुअल कॉस्ट था उसका इंडेक्सेशन हो जाएगा। शेयर्स के केस में इंप्रूवमेंट तो लगता ही नहीं है। आप शेयर्स को क्या इंप्रूव कराओगे? सर लेमिनेशन कराई हमने शेयर सर्टिफिकेट की, नहीं ना, तो उसका तो कुछ इंप्रूवमेंट होता ही नहीं है। तो कॉस्ट रेगुलेशन माइनस करके क्या आ जाएगा आपका? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये समझ में आया? सिंपल है सबको, ये तो थी आम जिंदगी। अब चलते हैं अपन मेंटोस की तरफ, ठीक है। शेयर्स पे कैपिटल गेन कब होगा? थोड़ा सा समझो, शेयर्स पे इस वाली सिचुएशन में कैपिटल गेन कब होगा? जब पैसे क्या मिलेंगे आपको? ज्यादा मिलेंगे। शेयर्स पे पैसे ज्यादा क्यों मिलेंगे आपको? कंपनी के पास ज्यादा पैसा होगा। कंपनी के पास ज्यादा पैसा कब होगा? जब असेट्स बेच के ज्यादा पैसे, तो असेट्स बेच के ज्यादा पैसे आए तो उन्होंने तो टैक्स पे कर दिया ना, फिर ये तो डबल टैक्सेशन हो रहा है। असेट दोनों की अलग अलग है, वेरी गुड, सही है। और एक और रीजन मैं बताऊं, देखो कि कंपनी एक्सपेंशियली ग्रो कैसे करती है। अबे कहाँ गिरे? अच्छा पहले ये बंद करना पड़ेगा। बैलेंस शीट समझते हो आप लोग? ठीक है, तो यहां देखते जाओ। सिंपल सादी कंपनी लेते हैं अपन, जिसमें से शेयर होल्डर का जो कैपिटल है ना वो था 100 करोड़, ठीक है। तो उनके पास जो असेट्स थे वो भी कितने के थे? 100 करोड़ के, ठीक है। इस 100 करोड़ के असेट्स को, कंपनी लॉन्च हुई है अभी, शेयर होल्डर से लिए असेट्स आ गए, तो अब 100 करोड़ जो पैसा है उसमें फिक्स असेट्स खरीदे होंगे इन्होंने बहुत सारे, ठीक है। अब इन असेट्स को रोटेट करके इन्होंने 20 करोड़ रुपीस अर्न कर लिए। अब 20 करोड़ रुपीस अर्न कर लिए तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो जाएगा? 20 करोड़। और असेट कितने हो जाएंगे मेरे? 120। डन? सबको समझ में आ रही? अब सब प्रॉफिट कमाया तो डिविडेंड देना पड़ेगा, तो डिविडेंड दे दो भाई। कंपनी पूरा डिविडेंड कभी नहीं देती, फ्यूचर के लिए बचा के रखती है। तो उन्होंने कहा 20 में से अपन कितना देते हैं? 10 दे देते हैं। तो 20 जो आया उसमें 10 तो बांट ही दिया ना, तो अब रिजर्व एंड सरप्लस कितना रह गया? 10। और 10 मैंने बांट दिया आपको, तो असेट्स में से भी 10 क्या हो गए मेरे? कम हो गए। तो अब ये कितना रह गया? 110। समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? तो ये 10-10 वाली गणित हर साल चल रही थी। हर साल कंपनी 20 कमा रही थी और 10 बांट रही थी, 20 कमा रही थी, 10 बांट रही थी। तो उनके जो असेट्स थे वो 100 से 110, 120, 130 ऐसे करते 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 हमारे असेट पहुंच गए 200 पे। 10 साल हो गए भाई, 10-10 का इजाफा करते हैं हमारे असेट कितने पहुंच गए? 200 पे, ठीक है। 200 पे असेट पहुंच गए, मतलब 100 का रिजर्व एंड सरप्लस भी होगा। हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस कितने का होगा? 100 का। अब ये 200 के असेट मार्केट में बिके, 250 में बिके, 180 में बिके, आई डोंट नो। अभी अपन एग्जाम्पल मानते हैं एग्जैक्टली 200 में ही बिके, ठीक है। कितने में बिके? 200 में। तो कंपनी के पास 200 रुपए आ गए। 200 रुपए आ गए तो वो किसको दे देंगे? शेयर होल्डर्स को। और कोई लायबिलिटी है ही नहीं, किसको दे देंगे? शेयर होल्डर्स को। अब शेयर होल्डर्स क्या कह रहे हैं? उनके सरकार क्या कह रही है कि भाई साहब शेयर होल्डर, आपने पैसे कितने लगाए थे? 100। मान लो सारा पैसा जैद का था। जैद पैसा कितना लगाया था? 100। पर जैद तुझे मिल कितना रहा है? ला बेटा 100 पे कैपिटल गेन का टैक्स दे। क्या दे? तो कह रहा है रुको जरा, सब्र करो,
मेरी भी एक बात सुनो। क्या एक बात सुनो कि ये जो मैंने 100 लगाए थे उससे 200 हुए कैसे? कैसे हुए? इतने सालों में जो कंपनी ने कमाया वो पूरा बांटा नहीं, थोड़ा अपने पास रख लिया। अगर पूरा बांट देती तो ये तो 100 के 100 ही रहते, ठीक है। इसका मतलब ये जो 100 से 200 हुए हैं ये कोई कैपिटल गेन नहीं है, इतने सालों की मेरी कमाई है। जो कंपनी को बांट देनी चाहिए थी तो वो बांट देती तो मुझे क्या मिलता? डिविडेंड मिलता। क्या मिल जाता मुझे? डिविडेंड मिल जाता। और पहले के जमाने में डिविडेंड तो क्या होता था? एग्जेम्प्ट होता था। तो ये तो पैसे मेरे लिए क्या हो जाते? एग्जेम्प्ट। पहले के जमाने में होता था, अब नहीं होता। अभी भी अगर टैक्सेबल होता है तो सिर्फ 10% टैक्स लगता है इस पर। डिविडेंड पे कितना टैक्स लगता है? तो जैद तो अभी की बात कर रहा है। जैद क्या कह रहा है? अरे गंचक करो, फालतू पैसे जोड़ जोड़ के रखे, बांट देते 10% टैक्स देना पड़ता। अब तुम्हारे चक्कर में पूरा कैपिटल गेन आ रहा है, 20% का टैक्स देना पड़ रहा है, नुकसान हो गया ना मेरा। तो सर ये कोई कैपिटल गेन का पैसा नहीं है, ये तो मेरा क्या है? डिविडेंड है। इन झूठों ने मुझसे यूं कहा गया कि फ्यूचर में काम आएगा, फ्यूचर में काम आएगा, फ्यूचर में काम आएगा, तो अपना पैसा अपने पास होना चाहिए। और फ्यूचर में इन्होंने तो कंपनी बंद कर दी। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा है तो डिविडेंड का पैसा है ना, सरकार इसको करार करती है कि सही कह रहे हो आप। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे समझना, ये कंसेप्ट समझना है कि जो प्रॉफिट का पैसा है वो क्या है? डिविडेंड का पैसा है। क्लियर है? मान लो ये चीज अगर 300 में बिकी होती तो भी इसमें डिविडेंड कितना था? 100। तो भी इसमें डिविडेंड कितना था? 100। तो अगर सारा पैसा जैद का ही है तो हम क्या कहते हैं? जैद तेरे को जो 300 रुपए मिल रहा है ना, उसमें 100 रुपए तो किसके हैं? तेरे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के। किसके हैं? और वो तेरा सेल कंसिडरेशन नहीं है, वो तेरा सेल कंसिडरेशन नहीं है, वो तो क्या है? तेरा डिविडेंड। तो वो 100 तो तू एज अ डिविडेंड माइनस कर दे। खूबसूरत सी राइटिंग में एज अ डिविडेंड तो क्या कर दे? माइनस कर दे। अब जो तेरे पास 200 रुपए बचे ना, वो तेरा क्या है? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ठीक है? डिविडेंड जाएगा अदर सोर्सेज में, ये होता है टैक्सेबल 10% से, और फुल वैल्यू ऑफ 200 जो जाएगा ये कहाँ जाएगा? तेरा कैपिटल गेन में। इसमें अगर तेरा कोई खर्चा हो रहा हो तो माइनस कर देना, जितने में तूने शेयर्स खरीदे हो उसके इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देना, क्या आ जाएगा? तेरा कैपिटल गेन आ जाएगा। समझे? अभी आपको ये जो सिचुएशन है ना, ये अच्छे से समझ में क्यों आ गई? क्योंकि हमने सिर्फ एक ही शेयर होल्डर रखा, वो कौन था? जैद। अब हम एक शेयर होल्डर नहीं करेंगे। अब आप इतने सारे शेयर होल्डर हो तो सबको अपना अपना हिस्सा मिलेगा। तो पहले मैं हिस्सेदारी निकालूंगा कि मैं तो यार कंपनी का कैपिटल गेन थोड़ी कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं तो इंडिविजुअल का कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहा हूँ, इन्वेस्टर का कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मेरा असेसी कौन है? जैद। तो मैं पहले जैद से ही पूछूंगा, जैद तेरे पास कितने शेयर्स हैं? जैद ने कहा कि मेरे पास तो ये 100 है ना, तो मेरे पास 10 करोड़ की फेस वैल्यू के शेयर्स हैं। कितने की फेस वैल्यू के? 10 करोड़ फेस वैल्यू। अब ये टर्म्स अच्छे से समझना बेटा। 10 करोड़ फेस वैल्यू। हो सकता है जैद ने ज्यादा में खरीदी हो सकता है जैद ने कम में खरीदी हो। मैं ये यूं कहेगा, सर मैंने तो ये शेयर्स 15 करोड़ में खरीदे थे। मैंने कहा जितने में खरीदे थे मुझे उससे मतलब नहीं है, जो शेयर तेरे पास है उसकी फेस वैल्यू क्या है। ये कह रहा है सर 10 करोड़, और कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है? 100 करोड़। इसका मतलब तू कितने का हिस्सेदार है? 10%। तो पहले तो अपन को होल्डिंग निकालनी पड़ेगी कि जैद कितने की होल्डिंग का होल्डर है? 10%। अब मैं इसका 10% का हिसाब लगाऊंगा कि जैद सबको देने के बाद, सारी लाइबिलिटीज पे करने के बाद, कंपनी के पास शेयर होल्डर्स को बांटने के लिए कितने बचे हैं? 300। ठीक है? तू कितने परसेंट का होल्डर है? 10%। तो 300 में से तुझे कितने मिलेंगे? 30। क्लियर? और जिस टाइम पे डिसोल्यूशन हुआ उस टाइम पे कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस कितना बोल रहा है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना बोल रहा है? 100। तो उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से तेरा कितना हुआ? 10%। मतलब कितना हुआ? 10। तो 10 माइनस कर दे बेटा, कितने बचे? 20। तो ये 10 तो है तेरे डिविडेंड और ये है नेट सेल कंसीडरेशन। समझ में आया कि नहीं आया? सेम टू सेम रूल मैं अदर सोर्सेज में भी पढ़ूंगा। अदर सोर्सेज में डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे या कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। समझ में आया? लेकिन रूल क्या रहेंगे? डिट्टो सेम। तो सर रूल क्या है? रूल ये है कि लिक्विडेशन के टाइम पे शेयर होल्डर्स को जो पैसे मिल रहे हैं उसमें से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का जो पोर्शन है वो क्या है? डिविडेंड। वो क्या है? डिविडेंड। बाकी का बचा हुआ जो है क्या है? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन रहेगा यार। हाँ, और इसमें इंडेक्सेशन और टैक्सेबिलिटी का तो कोई रोल है ही नहीं।
जिस साल कंपनी डिसॉल्व होगी, वाइंड अप होगी, उसी साल आपको पैसे मिल जाया करेंगे। तो उसी वहाँ तक का इंडेक्सेशन और वहीं पे क्या आ जाएगी, आपकी टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ओके। अगर मान लो अनाउंस हो गया है और पैसे अगले साल मिल रहे हैं, तो भी जिस साल अनाउंस हो गया उसी साल लायबिलिटी और उसी साल का इंडेक्सेशन। पैसे भले ही बाद में मिलते रहे, क्योंकि सरकार भी तो टैक्स 4 महीने बाद ही लेती है आपसे। ठीक है, 4 महीने तक का तो उनके पास काम टाइम ही नहीं होता, 2 से 3 महीने में उनको पूरा वाइंड अप करना होता है, निपटाना होता है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? ओके, कोई डाउट किसी को? सर वो इंडेक्सेशन जो होगा मतलब शेयर की आज की जो प्रेजेंट वैल्यू वो होगा या अपन को निकालना पड़ेगा जैसा आप बता? बेटा इंडेक्सेशन तो जितनी मेरी जेब से लगी होगी वो कॉस्ट होगी, और वो कॉस्ट जिस जमाने में लगी होगी तब से लेके आज तक का मैं क्या करूंगा, इंडेक्सेशन करूंगा। शेयर की जो मार्केट में वैल्यू बढ़ रही है, तो तूने मार्केट में तो बेचा ही नहीं, तो मार्केट वैल्यू पे क्यों जा रहे हैं अपन? अगर और वाइंड अप हो रही है भाई कंपनी, तो वाइंड अप कब होती है? ज्यादातर केसेस में तो दिवालिया घोषित होता है तभी, तो मार्केट प्राइस तो इसकी वैसे ही टूट चुकी होती है। क्लियर? ओके। आपने बोला कि उसकी फेस वैल्यू 15 करोड़ से 10 करोड़ हो गई, तो उसमें जैसे तो कमी हो गई ना सर वैल्यू? मैंने ये नहीं कहा फेस वैल्यू 15 करोड़ से 10 करोड़ हो गई। 15 में क्यों खरीदा था? प्रीमियम में खरीदा था, प्रीमियम में खरीदा था। मैं फेस वैल्यू इसलिए ले रहा हूं ताकि मुझे उसका परसेंटेज पता पड़ सके, तू कितने का हिस्सेदार है। तो इसने भी 15 में खरीदा था, तूने 20 करोड़ के शेयर 30 करोड़ में खरीदे थे, तो ये 10% का, तू 20% का। मैं फेस वैल्यू ले ही क्यों रहा हूं? ताकि सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या पता पड़ सके, परसेंटेज पता कर सके। ठीक है, ये क्वेश्चन में आएगा इसलिए पढ़ा रहा हूं। रूल तो सिर्फ यही है, ये सारा जो तामझाम परसेंटेज का है ना, ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आएगा इसलिए बता रहा हूं। रूल तो क्या कहता है कि जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पोर्शन है ना, वो क्या है, डिविडेंड है, बस। ये एक छोटा सा रूल है। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? नहीं? ओके, नेक्स्ट। बोल यार, मुझसे पूछ, तू बोल। 20 में क्या कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा? फिर तूने 15 में खरीदे थे, 15 को इंडेक्सेशन करके माइनस कर देना। अगर ज़्यादा हो रहे हैं, तुझे कम पैसे मिल रहे हैं, तो लॉस आ रहा है। अगर 15 के 18 ही हो रहे हैं तो तेरा 2 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है। 15 के 22 हो रहे हैं तो 2 करोड़ का तेरा क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। समझ रहे हो इसका डाउट? समझ रहे हो आप लोग? इंडेक्सेशन में जो नतीजा आएगा सो आएगा ही आएगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ये स्पेशल है, बहुत कम क्वेश्चंस में ही आता है, लगभग नहीं आता, यूँ समझ लो, लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट है। अब ये क्या कहता है? अच्छा, ये सारी चीज़ें फॉर्मली अपन पढ़ लें। कैश और असेट रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी बिकॉज योर शेयर्स आर गोइंग एंड यू आर गेटिंग असेट्स एज अ कंसिडरेशन ऑफ शेयर्स दैट वे टैक्सेबल टू शेयर होल्डर। ठीक है, फिर इसमें हम यूँ पढ़ेंगे कि अभी मैंने एग्जाम्पल सिर्फ कैश का लिया है। अगर मान लो 2-3 शेयर होल्डर ही है, तो फिर वही पार्टनरशिप फॉर्म की तरह सिर्फ कैश नहीं, वो भी क्या कर सकते हैं, असेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बदले में जो असेट मिल रही है उसकी क्या ले लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, aggregate of cash and market value of other assets received on the date of distribution out of accumulated profit which are deemed to be dividend. Out of accumulated profit मतलब जिसको क्या मानेंगे, accumulated profit को हटा दो, उसको तो क्या मानेंगे, deemed dividend under section 222C। सर अब ये क्या बोला है, घबराना नहीं है, ये 222A B C D E 5 अलग अलग तरीके के डिविडेंड होते हैं, अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे। तो ये अदर सोर्सेज का सेक्शन है, यहाँ का सेक्शन नहीं है। ठीक है, कब आएगा इंडेक्सेशन, ईयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जब लिक्विडेशन हुआ है। टैक्स की लायबिलिटी, ईयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जब लिक्विडेशन हुआ है। सिंपल। ठीक है, ओके। अगला वाला केस, गिफ्ट एक्सेट्रा ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स अलॉटेड अंडर ईसॉप। ईसॉप सुन चुके हो आप लोग? क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या होता है ये? सिद्धि बोल रही, चुप रहना, है ना? बोल। मतलब मैं आपके अंदर काम करता हूँ, आपके शेयर्स में अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत समय से आप लोग खुश हो गए तो आप स्टॉक दे देते हो, शेयर मतलब कम प्राइस पे दे देते हो, ऐसे दे देते हो। ठीक है, इसमें ऑप्शन वर्ड क्यों लिखता है मन? ऑप्शन देता है, जबरदस्ती थोड़ी है यार। वही कल ले ले, फ्री में है तो दे दो, लेकिन अगर मैं सस्ते में भी दे रहा हूँ तो फिर तो ऑप्शन है, उसकी मर्जी है 100 रुपये की चीज़ 20 में भी लेना चाहे कि नहीं लेना चाहे। ठीक है, इसलिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये चैप्टर पढ़ा है क्या आप लोगों ने? चैप्टर नहीं पढ़ा, वेस्टिंग पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ा ना। तो इसमें क्या होता है बेटा, पहले एम्प्लॉयज़ को एक टारगेट दिया जाता है। आपको 1 साल 2 साल 3 साल में टारगेट अचीव करना है। टारगेट अचीव कर लोगे तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप चाहो तो हमारे 100 के शेयर्स 20 रुपये में खरीद सकते हो। ठीक है, फिर जो लोग खरीद लेते हैं तो उनको जो शेयर्स मिलते हैं वो कौन से कहलाते हैं? ईसॉप वाले शेयर्स कहलाते हैं।
या फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वेट मतलब पसीना, मेहनत करके कमाया ना, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। अब ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है ना, इसको अगर आप गिफ्ट कर दोगे तो उसके ऊपर भी आपको कैपिटल गेन आ जाएगा। तो सर इसमें क्या खास बात है? तो यहां पे ना बेटा इंपॉर्टेंट वर्ड पता है क्या है? गिफ्ट। हम आगे चल के, अभी हम पढ़ रहे हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर, आगे हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन ऑफ ट्रांसफर। हम ऐसी सिचुएशंस पढ़ेंगे जिसमें आपके पास से एसेट जा तो रहा है पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, समझ रहे हो? जिसमें एक सिचुएशन आएगी गिफ्ट, कि अगर मैं मेरा एसेट किसी को गिफ्ट में दे देता हूं ना, तो फिर मेरे ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा, समझे? अब जनरल रूल, आम जिंदगी क्या है? आप अपना एसेट किसी को गिफ्ट दे दोगे, गया एसेट पर कैपिटल गेन नहीं आएगा, ये एक्सेप्शन ऑफ ट्रांसफर है, ठीक है? अब इस जनरल रूल का एक एक्सेप्शन क्या है? ईसॉप वाले शेयर्स, कि आप अपने ईसॉप वाले शेयर्स किसी को अगर गिफ्ट दे दोगे तो उस पे तो आपके ऊपर कैपिटल गेन आएगा। एग्जाम्पल कि भैया मैं एक सेल्स मैनेजर हूं, सेल्स मैनेजर को टारगेट मिला कि इतनी सेल करो, आपको ईसॉप मिलेंगे। मैंने सेम ऑप्शन किसको दे दिया? मेरे छोरों को, जो मेरे अंदर टीम थी, कि इतना इतना टारगेट अचीव करो, मेरे को जो शेयर्स मिलेंगे मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? गिफ्ट कर दूंगा, ठीक है? अब भैया मुझे शेयर्स मिल गए, शेयर्स मिल गए, मेरे अंदर 4 लोग थे, 1000 शेयर्स मुझे मिले, तो मैंने कहा तुम चारों को 200 सबको मिलेंगे, अपन सब बराबर के पार्टनर, ठीक है? अब मैंने 200 इसको दे दिए, और ये परमेश्वर यूँ बोल रहा है कि मैं शेयर से क्या करूँगा? चार डालूंगा क्या? मेरे को तो गाड़ी दे दो आपकी। मैं कहा ले भाई गाड़ी ले जा, ठीक है? तो अब जो मैंने गाड़ी दे दी, या ये सोने की अंगूठी दे दो मेरे को तो, ठीक है, या सोने की अंगूठी ले जा, ठीक है? अब मैंने जो इसको दूसरा सेट गिफ्ट किया, उसके ऊपर मेरे को कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा, लेकिन जो इन लोगों को मैंने ईसॉप वाले शेयर्स गिफ्ट कर दिए ना, उसके ऊपर मुझे कैपिटल गेन आएगा। कितना कैपिटल गेन आएगा? कि मैंने कुछ सर्टेन रुपीज, 100 रुपये का शेयर 20 रुपये देके खरीदा ना, तो मैंने 20 रुपये में वो चीज़ खरीदी है, पर जब मैं इनको दूंगा फ्री में, तो मेरे ऊपर पता है कैपिटल गेन कितना आएगा? कि जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी ना उस टाइम की, वो मेरे लिए क्या मान ली जाएगी? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, समझे? क्या मानी जाएगी? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो देखो पढ़ो, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट और ट्रांसफर, ये मेरे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब जिस साल ट्रांसफर हुआ होगा उसी साल तक का इंडेक्सेशन होगा, इमीडिएटली नहीं किया है, 4-5 साल बाद किया है, तो 5 साल का इंडेक्सेशन हो जाएगा। टैक्स की लायबिलिटी जब मैंने ट्रांसफ़र किया तब। अब इसमें एक टेक्निकल पॉइंट आता है, वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले कोई डाउट हो तो पूछो। नवलीन बेटा बोल, क्या समझ में नहीं आ रहा? मैं दूंगा। मैं असेट किसका गया? मेरा। तो ट्रांसफर किसका हुआ? मेरा। जिसका असेट जाएगा उससे कैपिटल गेन लगेगा, मैं दूंगा टैक्स। पर आप क्यों दोगे सर? भाई तो तभी तो एक्सेप्शन में आ रहा है, इसमें हर केस में दे रहा हूं मैं, एक्सचेंज में भी तो दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं भाई। ये बात अपन को करनी बाकी है। 80 रुपीज़ जो अपन के गिफ्ट में थे वो अपन को करनी बाकी है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सेप्शन है गिफ्ट का, कि कोई सी भी चीज़ गिफ्ट में दो कैपिटल गेन नहीं आएगा, ये चीज़ गिफ्ट में दोगे तो कैपिटल गेन आएगा। ये बात करनी बाकी है कि जो कैपिटल गेन आएगा ना वो कितना आएगा, ये बात अभी अपन को करनी बाकी है। ये बात अपन को पता है क्यों करनी बाकी है? क्योंकि 100 रुपये का शेयर था, 20 तो मैंने ही कंपनी को देके खरीदा था, तो मेरे लिए कितने का पड़ गया? मेरे लिए कितने का पड़ गया? ये 20 का पड़ गया ना, ठीक है। अब हम जब सैलरी पढ़ेंगे ना, सैलरी वाला चैप्टर, उसमें मैं आपको यूँ पढ़ाऊंगा कि एम्प्लॉयर की तरफ से जो भी बेनिफिट मिले वो सब सैलरी में टैक्सेबल। वंस मोर, दोनों चीजें अलग अलग है। पहले अब ये ईसॉप को भूल जाओ, ठीक है? ये तो सर हमें से एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा, ये तो गलत ही बात है। हाँ है, गलत है, कोई बात नहीं। पहले आप यहाँ आओ कि सैलरी वाला चैप्टर, मैं कहीं पे जैसे मालिक हो गया, मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो वहां से मुझे जो भी बेनिफिट मिल रहा है वो क्या है मेरे लिए? टैक्सेबल। अब मुझे यहाँ बीसीसी से क्या बेनिफिट मिल रहा होगा बताओ? ऐसा मिल रहा होता टैक्सेबल है, इसी और क्या मिल रहा है?
बोनस वोनस वो भी सब टैक्सेबल है। और काइंड में सोचो, काइंड में क्या बेनिफिट मिल रहा हो? आपका बच्चा हो तो यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ सही कह रहा है छोरा। सर आपकी जो गुड़िया है ना वो अगर बड़ी हो जाएगी तो यहाँ पे फ्री में पढ़ेगी, तो यहाँ उसकी जो फीस ये लोग माफ कर रहे हैं ना, वो भी मेरे ऊपर टैक्सेबल। ये लोग माफ कर रहे हैं, इनकम टैक्स वाले माफ नहीं करते। और सोचो मुझे यहाँ से क्या बेनिफिट मिलेगा? हाँ सर आपको ये लोग घुमाने ले गए तो वो भी मेरे लिए टैक्सेबल। और बताओ और क्या मिलेगा मुझे? हाँ ये जो शेयर्स आपको मिले ये भी मेरे लिए टैक्सेबल। सर इन्होंने आपको को पार्टनरशिप ऑफर कर दी, इन्होंने आपको ईसॉप ऑफर कर दिए, शेयर्स दे दिए, इन्होंने 100 रुपए की मार्केट के शेयर्स आपको 80 में ही दे दिए, सॉरी 20 में ही दे दिए, तो आपको 80 रुपए का बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? वो भी मेरे लिए टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ सैलरी। समझे? अब सोचो 20 में जेब से दे चुका, 80 पे भी मैं टैक्स दे चुका, मतलब वो मेरी क्या है? इनकम है, मतलब वो भी मेरी एक तरीके से क्या लग गई? कॉस्ट लग गई। अगर मैं इसके 80 पे भी टैक्स दे चुका हूँ तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? ये बात समझते हो कि नहीं समझते हो? तो मेरे लिए तो ये शेयर कितने का पड़ गया? 100 का पड़ गया पूरा। आपको मिला उस दिन थोड़ी टैक्सेबल, उसी दिन टैक्सेबल हुआ। पर आपको उससे बेनिफिट जब आप बेचोगे उसे किसी को 100 में, तब होना चाहिए ना। हाँ यही तो बात है बेटा। अगर मैं पहले तो मेरी कहानी सुन ले, ये 20 और 80 वाली बात समझ में आ गई क्या? 20 तो मैंने जेब से ही दिया है, 80 को उन्होंने मेरी इनकम मान ली, तो अब मैं पैसे कमाता हूं तो चीजें ही तो खरीदता हूं। तो तुमने अगर मेरी इनकम मान ली, मतलब ये भी मैंने जेब से दिया है एक तरीके से, तो मेरे लिए तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ गई? पूरी 100 पड़ गई कि नहीं पड़ी? अब मैंने वो 100 की चीज, अब मान लो सेम शेयर मैंने मार्केट में, मैं तो खुद जैसे ही शब्बीर सर ने शेयर दिए मैंने तो बेच दिए। कितने में बिके? 100 में। तो 2 बार टैक्स लेगी क्या वो? एक बार सैलरी में 80 रुपए पे टैक्स ले तो लिया ना आपने। थोड़ा सा अच्छे से समझाऊं, मैंने थोड़े टाइम बाद ये शेयर्स 110 रुपए में बेच दिए, तो अब मेरा, अब क्या कैपिटल गेन में वो लोग यूं कहेंगे क्या कि तूने तो ये शेयर्स 20 में ही खरीदे थे, 110 में बेचे हैं, चल 90 रुपए पे टैक्स दे। मैंने कहा बेवकूफ़ो, 80 रुपए का टैक्स तो तुमने वहीं ले लिया मुझसे, लिया कि नहीं लिया? तो ये भी तो कन्वर्जन वाली बात ही हो रही है कि तुम 25 तक तो मेरे से कैपिटल गेन में टैक्स ले चुके हो, तो बिजनेस प्रोफेशन में 5 का ही लोगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि आप 100 रुपए तक तो मुझसे कैपिटल सैलरी में टैक्स ले चुके हो, तो अब मेरे लिए कॉस्ट कितनी हो गई? 100। अब मैं कितने बेच रहा हूँ इसको? 110 में, तो कैपिटल गेन कितना आएगा? 10 रुपए का। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब समझो, अब इसको यहाँ आओ कि ये जो मुझे ईसॉप मिले थे, तो भले ही मुझे कंपनी ने 100 के दिए, 20 के दिए, पर मेरे लिए तो ये 100 के पड़ गए थे कि नहीं पड़े थे? पड़ गए थे। इसकी कॉस्ट मेरे लिए कितनी मानी जाएगी? 100। थोड़े टाइम बाद मैंने इन शेयर्स को किसी को गिफ्ट कर दिया। जब मैंने गिफ्ट करा तब इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 150 रुपए। ठीक है, अब मेरे लिए इसकी कॉस्ट क्या बन चुकी थी? 100। मैंने कितने में गिफ्ट करा? 150। तो 50 रुपए का कैपिटल गेन मुझे यहाँ देना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? आपको तो लॉस हुआ ना। मेरे को क्या लॉस हुआ? गिफ्ट लॉस होता है क्या? आपका है ना, आपका जो क्वेश्चन है ना वो बहुत लॉजिकल है कि सर आप तो गिफ्ट ही तो दे रहे हो ना, तो गिफ्ट में कैपिटल गेन कहां से? आपको तो पैसे मिल ही नहीं रहे ना, आप तो गिवर वाली साइड पे हो, आपको तो कोई फायदा हो ही नहीं, आपके तो पास तो उल्टी 150 की चीज गई, तो मैं किसी को गिफ्ट क्यों देता हूँ? आज मेरे को मान लो मैंने ये चीज, मेरी बात समझो, आज मैंने मेरी ये चीज मेरी बीवी को गिफ्ट कर दी, तो अगर आप कह रहे हो कि मेरा लॉस हो रहा है, तो इसमें मेरी बीवी को मैं जो भी गिफ्ट देता हूँ सारा मेरा लॉस है। अरे तुम आधी अधूरी चीजें है ना यहाँ वहां से चीजें उठा के उसको जोड़ रहे हो, पर वो आपका पजल कंप्लीट नहीं है, आपका वो पजल कंप्लीट नहीं है। अब मैं आपको एक, इसमें सरकार है ना आज नहीं तो कल आपको पकड़ती है, जो मैं समझाता हूँ। जनरल रूल, पहले तो आप है ना ये मान लो कि चलो ठीक है सर आप कह रहे हो, ये लोग भी इनकम टैक्स वाले भी नहीं मान रहे, तो ये गिफ्ट का एक्सेप्शन है कि ईसॉप वाले शेयर्स गिफ्ट करोगे तो टैक्स आएगा, उसको छोड़ के दुनिया की कोई सी भी चीज गिफ्ट करोगे तो टैक्स नहीं आएगा, है ना। मेरी प्यारी बीवी, उसको अब मैं
क्या गिफ्ट दूं? एक तो मैंने दिया उसको सोने की अंगूठी और एक मैंने दिया उसको ईसॉप वाले शेयर्स, ठीक है। दोनों की वैल्यू कितनी थी? 2-2 लाख रुपए। दोनों चीज़ में कितने में खरीद के लाया था? 1-1 लाख रुपए में, ठीक है। एक की चीज़ मैंने तो गिफ्ट में दे दी। तो जो मैंने ज्वेलरी उसको गिफ्ट दी ना, प्यारी बीवी ज्वेलरी जयराम जी की, ठीक है। जो मैंने ईसॉप दिए उस पर क्या आ जाएगा? टैक्स आ जाएगा। आपको खटक रहा है, अरे कौन सी बात हुई, बीवी को गिफ्ट दे रहे कौन सा टैक्स आया? ठीक है, चलो हटा दे, इसको हटा देते हैं, साइड में रखते हैं। ज्वेलरी जो गिफ्ट करी ना, उसके लिए मैं आगे रूल पढ़ाऊंगा आपको। उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, पर मेरी बीवी उसको क्या करेगी? आगे किसी को सेल कर देगी, ठीक है। अब जब उसको वो आगे सेल कर देगी, मान लो उसने सेल करा 5 लाख रुपए में, तो उसके लिए पता है कॉस्ट क्या ली जाएगी? प्रीवियस ओनर की, ये वर्ड अपन पढ़ने वाले हैं। उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाएगी? प्रीवियस। और ये प्रीवियस ओनर बोलते समय गवर्नमेंट बहुत जस्टिफाइड है। उसने, गवर्नमेंट चाहती तो ये भी बोल सकती थी, ओए छोरी तेरे को तो फ्री में मिला ही है, बेवकूफ़ बनाया तूने किसी को, है कि नहीं? तो तेरे को तो फ्री में मिला है, उसकी कॉस्ट तेरे लिए तो क्या है? 0। तूने कितने में बेचा? 5 लाख में, तो तेरे लिए तो पूरे 5 लाख का कैपिटल गेन होना चाहिए ना। तो मेरी बीवी क्या बोलेंगे? अरे कमाया तो मेरे हस्बैंड नहीं है, दिन रात तो उसने घर की बात है तो सर। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तेरे लिए कॉस्ट क्या मानी जाएगी? प्रीवियस ओनर की। तो अब उस 5 लाख के लिए कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? 1 लाख। तो 4 लाख पे टैक्स देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? इससे अच्छा तो मैं बेच ही देता उसको 2 लाख में। 1 लाख का टैक्स मैं देता, 2 की चीज़ पे 5 में वो बेचती, 3 पे टैक्स वो देती, 1 और 3 कितने हो जाते? 4 हो जाते। तो सरकार आपको आज नहीं तो कल तो पकड़ेगी ही सही, इंतजार कर रही हो। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब ये शेयर्स के केस में क्या होगा कि 1 लाख के शेयर्स मैंने जो उसको 2 लाख में दिए तो नहीं, मैंने तो गिफ्ट दिए, पर गिफ्ट के डेट की जो फेयर वैल्यू, फुल मार्केट वैल्यू है, वो मेरे ऊपर क्या हो गई? टैक्सेबल हो गई। तो एक की चीज़ 2 में मानी गई, मतलब मैंने 1 लाख पे टैक्स दे दिया, ठीक है। अब वो अब इस चीज़ को आगे बेचेगी 5 लाख में, तो उसके लिए कॉस्ट क्या मानेंगे? 1 लाख के 2 लाख, 2 लाख मानेंगे ना बेटा, वापस से 1 लाख मानेंगे। तो 4 पे वो भी टैक्स दे, 1 पे आप भी टैक्स दो, तो डबल टैक्सेशन हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर आपने 1 पे टैक्स दे दिया तो उसके लिए कितनी मानेंगे अपन? 3 मानेंगे। अबे क्या गलत बात है इसमें? पहले तो बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? बहुत सारे बच्चों को तो बात भी समझ में नहीं आ रही। ज्वेलरी के केस में समझते हैं अपन, सिंपल ज्वेलरी के केस में 1 लाख की ज्वेलरी, बीवी का बर्थडे, ठीक है। उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 2 लाख, पर ये ट्रांसफर नहीं है, ठीक है। बीवी लालची औरत, बेच दी उसने कितने में? 5 लाख में। तो अगर ये ट्रांसफर नहीं था, तो फिर जब अब वो ट्रांसफरी जिसको मैंने ट्रांसफर करा वो इसको आगे सेल करेगा, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाएगी? 1 लाख। 4 लाख पे पूरी टैक्स कौन देगी? प्यारी बीवी, है ना। अगर ये टैक्सेबल हो जाता तो एक की चीज 2 में मैंने दी, तो 1 लाख पे टैक्स मैं देता, उसके लिए कॉस्ट कितनी मानी जाती? 2 की चीज पे उसने दिया 5 में, तो 3 लाख का टैक्स पे कौन देती? वो। बीवी का नाम सुनते ही तो ये पेन भी डर गया। ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है ना? तो बस यही हुआ बेटा। सारे गिफ्ट के केस में उन्होंने कर दिया डेफरमेंट, कि टैक्स आज नहीं लगेगा। कब लगेगा? एक साथ लगेगा, जब आपका ट्रांसफर ही सेल कर देगा। लेकिन ईसॉप के केस में तो टैक्स आज भी लगेगा। जब आप इसको गिफ्ट के रूप में ट्रांसफर करोगे, तब जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपके लिए मान ली जाएगी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आप 2 लाख उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, आपने 1 लाख में खरीदे थे, 1 से 2 में कितना हो गया? 1 लाख का कैपिटल गेन। अब जिसको आपने बेचा है उसके लिए फेयर मार्केट वैल्यू क्या बन जाएगी? कॉस्ट। वो आप जितने में बेचेगा उस पर वो टैक्स दे देगा। सिंपल है कि नहीं है? ये सिर्फ और सिर्फ ईसॉप के केस में होगा। बाकी सारे एसेट के केस में क्या होगा? 5 से डायरेक्ट जंप मारेंगे अपन, किस पे आएंगे? 1। क्लियर है कि समझे? है ना। 4 लाख पे बीवी टैक्स देगी, समझ में आया? बाकी सबके केस में ही होगा।
और ये 1 लाख की भी कहानी मैं सुना चुका आपको सैलरी के रूप में, कि ये 1 लाख के शेयर लेने के लिए मैंने पैसे तो 20,000 ही दिए थे, 80,000 रुपए तो मेरे किस में टैक्सेबल हो गए थे, सैलरी में, तो 20 जेब से दे दिए, 80,000 टैक्सेबल हो गए, तो टोटल कितना हो गया, 1 लाख हो गया। तो अब मेरे लिए उसकी कॉस्ट कितनी है, 1 लाख। जब भी गिफ्ट करूंगा जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो क्या मानी जाएगी, टैक्सेबल है, ट्रांसफर है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? ओके। हाँ, बाद में करेगा, लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन जरूरी नहीं है हो ही सी, मेरे ऊपर है, मेरी कंपनी है। आपने अपने जो नीचे काम कर रहे थे आपके, आपने उन्हें गिफ्ट कर दिया ना, तो उनके लिए क्या कॉस्ट फ्री दे रही उसकी, वो क्या कॉस्ट मानेंगे? जब मैंने गिफ्ट दिए तब जो फेयर मार्केट वैल्यू पे मैं टैक्स दे चुका हूँ 2 लाख, वही 2 लाख उनके लिए क्या मानी जाएगी, कॉस्ट मानी जाएगी। और कुछ सर इसमें सरकार ये बोल रही है कि आपने जैसे गिफ्ट दे दिया अपने एम्प्लॉय को, तो आपने जो 1 लाख का जो पड़ा है आपको, हाँ 1 लाख का जो पड़ा है आपने वो गिफ्ट में दे दिया उसको, और फिर उसने आगे फ्यूचर में 5 लाख पे बेचा, तो बेचने पे वो क्या बोलते हैं कंपेयर करेगा। अगर ये नॉर्मल केस होता तो 4 लाख पे टैक्स देते, लेकिन ये आप बोल रहे एक्सेप्शन में डालते हैं, तो अब 2 लाख पे तो क्या बोलते हैं आप टैक्स दोगे जो 1 लाख के अंदर आएगा, तो दोनों को टैक्स लैब के अंदर लेना चाहती है, आपको भी और आपके एम्प्लॉय को भी। हाँ, तो गलत नहीं है? क्यों बेटा, आप क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हो, क्लियर नहीं हुआ है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी तो हम जो एग्जाम्पल लेते हैं उसमें 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ऐसे लाखों में एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल आता है। वहाँ तो अटपटे से फिगर आएंगे, इंडेक्सेशन करोगे तो और हवाइयाँ उड़ जाएगी, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो अगर कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझे हो तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। सिंपल सा रूल है, ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए हमसे एक्सेप्ट नहीं होता है। रूल बहुत सिंपल है कि गिफ्ट किसी को भी दो माफ है, ईसॉप गिफ्ट दोगे तो टैक्सेबल है, उसके लिए फुल वैल्यू कंसीडर क्या मानेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू, सिंपल, इतना सा तो रूल है। क्लियर कि नहीं? बाय टाटा, सी यू। आपके नोट्स प्रिंट हो गए हैं या हो जाएंगे, अगर अभी नहीं मिल रहे हैं तो कल आप लोग क्लास में बैठो तो नोट्स लेके बैठना, ठीक है।